नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज सेकंड ईयर की क्लास में पुनः फर्स्ट पेपर का सैम्पलिंग वाला पार्ट ही आगे स्टडी कराऊंगी। निदर्शन हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था। निदर्शन क्या है? समग्र का छोटा प्रतिनिधि। तो जब हम समग्र में से कुछ छोटा चुनाव कर लेते हैं अपने अध्ययन के लिए, तथ्यों के संकलन के लिए, तो वो कहलाता है सैम्पलिंग। और आज के आगे पढ़ेंगे निदर्शन चुनाव प्रणाली कि निदर्शन का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और निदर्शन का चुनाव किस बार किया जाना चाहिए। तो निदर्शन का चुनाव एक तकनीकी प्रक्रिया है और इसके लिए हमें कुछ निम्नांकित प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसी से हमारा निदर्शन सक्सेस हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला है समग्र का चुनाव। निदर्शन को चुनने से पहले सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा समग्र क्या है, और वह समग्र जिसमें से हमें निदर्शन का चुनाव करना है उसकी सारी जानकारी होना आवश्यक है। समग्र दो प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित एवं अनिश्चित। निश्चित समग्र की इकाइयों की संख्या, जनसंख्या एवं भौगोलिक सीमा निश्चित होती है, जैसे महाविद्यालय के विद्यार्थी, गांव या नगर की जनसंख्या, इस तरह से। और अनिश्चित समग्र की भौगोलिक सीमा निश्चित नहीं होती, इसकी सीमा में परिवर्तनशीलता आती रहती है। तो समग्र दो प्रकार का हो सकता है, निश्चित और अनिश्चित। की चुनाव प्रणाली की सेकंड स्टेप है निदर्शन की इकाई का निर्धारण। जब हम समग्र का चुनाव कर लेते हैं कि हमें कहाँ अपने तथ्यों को एकत्रित करना है, तो उसके पश्चात हमें अपने निदर्शन की इकाई का भी निर्धारण करना पड़ता है। यह इकाई व्यक्ति, संस्था, परिवार, समूह, व्यवसाय या निवास क्षेत्र कुछ भी हो सकती है। तो निदर्शन की इकाइयों को 4 प्रकारों में बांटकर देखा जा सकता है: भौगोलिक इकाई, भवन संबंधी इकाई, समूह संबंधी इकाई या व्यक्तिगत इकाई। इन चारों में से किसी भी प्रकार की इकाई का निर्धारण निदर्शन के लिए किया जा सकता है। जब इकाई का निर्धारण हो जाता है तो हमें एक महत्वपूर्ण स्रोत की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं स्रोत सूची। वह सूची जिसमें समग्र की समस्त इकाइयों के नाम होते हैं, वह स्रोत सूची भी हमारे निदर्शन चुनाव प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। यह स्रोत सूची तैयार भी कराई जा सकती है या फिर हमको तैयार मिल भी सकती है। तो इससे हमें निदर्शन के निर्धारण में आसानी होती है। एक अच्छी सूची के लिए यह आवश्यक है कि वह पूर्णतम, नवीनतम, वैध, विश्वसनीय एवं सरलता से प्राप्त की जाने वाली होनी चाहिए। मतलब स्रोत सूची समग्र का पूर्ण जानकारी देने वाली होनी चाहिए। अगला स्टेप है निदर्शन का आकार निर्धारण। जब हम समग्र के बारे में जान चुके हैं, इकाइयों का निर्धारण भी हमने कर लिया है, समग्र की स्रोत सूची भी हमने देख ली है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे अध्ययन के लिए निदर्शन का आकार क्या रहेगा। और निदर्शन के आकार का परिशुद्धता की मात्रा, समय, लागत एवं संगठन से सीधा संबंध होता है। निदर्शन का आकार बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। समग्र की सजातीयता, विजातीयता, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन की विधि, समय और धन की उपलब्धि, विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता, ये सब बातें डिसाइड करती हैं कि निदर्शन का आकार क्या रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है निदर्शन पद्धति का चुनाव कि हमें किस आधार पर, किस प्रकार से निदर्शन का चुनाव करना है। यह निदर्शन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। निदर्शन पद्धति का चुनाव अध्ययन की समस्या, समग्र की प्रकृति, धन, समय
एवं कार्यकर्ताओं की उपलब्धि एवं साधनों पर निर्भर करता है। निदर्शन पद्धति का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना विशेष आवश्यक है कि एक तो इसका प्रयोग आसानी से किया जा सके और इससे चुना गया निदर्शन पक्षपात रहित होना चाहिए। तो निदर्शन चुनाव प्रक्रिया के ये 5 स्टेप हैं। उनमें फर्स्ट समग्र का चुनाव, सेकंड निदर्शन की इकाई का निर्धारण, थर्ड स्रोत सूची, फोर्थ निदर्शन का आकार निर्धारण एंड फिफ्थ निदर्शन पद्धति का चुनाव। और इन सभी स्टेप साथ में हम निदर्शन का निर्माण कर सकते हैं, निदर्शन का चयन कर सकते हैं। अब निदर्शन के चयन के पश्चात एक महत्वपूर्ण बात ये और है कि निदर्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से निदर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। प्रायिकता निदर्शन, जिसे संभावित निदर्शन भी कहते हैं, और सेकंड अप्रायिकता निदर्शन, जिसे असंभावित निदर्शन भी कहा जाता है। प्रायिकता निदर्शन वो है जिसमें जहोदा और कुक ने एक बात कही है कि इसकी अनिवार्य विशेषता यह है कि किसी भी समग्र की प्रत्येक इकाई के लिए निदर्शन में सम्मिलित होने की संभावनाएं गणना की जा सकती है। तो यह है प्रायिकता निदर्शन, अर्थात वह जिसमें निदर्शन की संभाविता पर आधारित ढंग के आधार पर निकाला गया हो कि सभी इकाइयों को आसानी से चुनाव किया जा सकता हो या चुनने की संभावना के समान अवसर हो, यह कहलाता है प्रायिकता निदर्शन। और अप्रायिकता निदर्शन जिसमें सभी इकाइयों के चुनाव के अवसर समान नहीं हो, असमान हो, तो कहलाता है अप्रायिकता निदर्शन। इस प्रकार के निदर्शन में सभी इकाइयों को निदर्शन में सम्मिलित होने के समान अवसर नहीं मिलते हैं, यह अप्रायिकता निदर्शन है। और प्रायिकता निदर्शन में सभी इकाइयों को चुने जाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। प्रायिकता निदर्शन को फिर आगे हमने 5 भागों में बांटा है। देव निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, व्यवस्थित निदर्शन और गुच्छ निदर्शन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे देव निदर्शन, रैंडम सैम्पलिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रैंडम सैम्पलिंग अर्थात निदर्शन के चुनाव की यह प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित है। इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो पहली डेफिनेशन है गुडे एवं हार्ट के अनुसार। देव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया में उस समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना रहती है। अर्थात देव निदर्शन में किसी भी इकाई के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। और दूसरी डेफिनेशन हम पार्टन की ले रहे हैं। पार्टन के अनुसार देव निदर्शन विधि का उपयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई या तत्व के चुने जाने के समान अवसर हो। अर्थात दोनों ही परिभाषाओं में हमें ये स्पष्ट पता चल रहा है कि देव निदर्शन में सभी इकाइयों के चुने जाने के अवसर समान होते हैं। और एक ये बात भी हमें समझ आ रही है कि देव निदर्शन असावधानीपूर्ण, अव्यवस्थित तथा लापरवाहीपूर्ण या आकस्मिक नहीं होता, बल्कि व्यवस्थित ढंग से देव निदर्शन में इकाइयों का चुनाव किया जाता है। पार्टन ने एक और बात हमें बताई है कि देव निदर्शन का चयन करते समय एक तो समग्र की सभी इकाइयाँ स्पष्ट होनी चाहिए, इनके आकार लगभग समान होने चाहिए, इनमें आपस में स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक इकाई तक अध्ययनकर्ता की पहुंच सुलभ होनी चाहिए। इन सभी विशेषताओं के होने पर ही हम देव निदर्शन पद्धति को
अपना सकते हैं, देव निदर्शन पद्धति का अपने अध्ययन में प्रयोग कर सकते हैं। देव निदर्शन के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। इसमें चुनने की प्रमुख प्रविधियां निम्नलिखित हैं। बहुत सी प्रविधियों से हम देव निदर्शन से किसी भी निदर्शन का चयन कर सकते हैं। उसमें पहली है लॉटरी विधि। लॉटरी नाम से ही पता चल रहा है, ये बहुत ही सरल विधि है। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र की प्रत्येक इकाई के लिए एक एक कागज की पर्ची तैयार करता है और उस पर उस इकाई का नाम या संकेत लिख देता है। फिर इन पर्चियों के आधार पे गोलियां बनाते हैं और इन गोलियों को किसी बर्तन, बॉक्स या झोले में डालकर खूब अच्छे से हिलाया जाता है। उसके पश्चात एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा या स्वयं आंखें बंद करके उतनी ही गोलियां निकाली जाती है जितनी की हमें निदर्शन में आवश्यकता होती है या निदर्शन में शामिल करनी होती हैं। इस प्रकार जो इकाइयां देव योग से चुनी जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो लॉटरी तो हम सब ने निकलती हुई देखी है और लॉटरी बिल्कुल भगवान भरोसे होती है कि किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी का भी नंबर लॉटरी में निकल सकता है। उसी को हम देव निदर्शन में भी प्रयोग करते हैं। इसमें आंखें बंद करके पर्ची निकाली जाती है। इसका नेक्स्ट टाइप है कार्ड या टिकट प्रणाली। यह बिल्कुल लॉटरी से ही मिलती जुलती प्रणाली है। इसमें भी समग्र की सभी इकाइयों के नाम, नंबर या कोई प्रतीक एक ही रंग आकार के कार्डों पर अंकित किया जाता है। फिर इन कार्ड को ड्रम में डालकर खूब हिलाया जाता है और इसके पश्चात एक कार्ड निकालते हैं, फिर ड्रम को हिलाते हैं और इसी तरह लगातार एक एक कार्ड निकालकर ड्रम को हिला हिलाकर हम उतने कार्ड निकाल लेते हैं जितनी इकाइयों की हमें आवश्यकता होती है। इसमें और लॉटरी विधि में डिफरेंस यह है कि लॉटरी में हम आंखें बंद करके टिकट निकालते हैं या लॉटरी निकालते हैं, पॉइंट निकालते हैं, और कार्ड प्रणाली में हमारी आंखें खुली होती हैं। नेक्स्ट टाइप है रैंडम अंक प्रणाली, रैंडम नंबर। इसे टिप्पेट टेबल भी कहा जाता है। इस प्रणाली को प्रोफेसर टिप्पेट ने सर्वप्रथम 1927 में तैयार किया था और इसमें उन्होंने कुछ अंकों की एक टेबल बनाई थी और इस टेबल के आधार पर ही हम अंकों का चयन करते हुए अपनी इकाइयों को लेते हैं। टिप्पेट संख्याएं अधिक वैज्ञानिक मानी जाती हैं और इनका प्रयोग भी बहुत होता है, इसीलिए टिप्पेट प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली है। नेक्स्ट स्टेप है नियमित अंकन प्रणाली। नियमित अंकन प्रणाली देव निदर्शन की महत्वपूर्ण मानी जाने पर थोड़ा विवाद है, क्योंकि इसमें समग्र की सभी इकाइयों को व्यवस्थित कर लिया जाता है और उसके पश्चात ये तय कर लिया जाता है कि समग्र में से कितनी इकाइयों का चयन निदर्शन हेतु करना है और इस वर्गांतर से फिर इसका वर्गांतर निकाला जाता है और इस वर्गांतर के आधार पर समग्र की सूची में से निदर्शन का चुनाव कर लिया जाता है। तो यह है नियमित अंकन प्रणाली और इसकी नेक्स्ट है अनियमित अंकन प्रणाली। इसमें भी समग्र की समस्त इकाइयों की सूची तैयार कर ली जाती है और फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर किसी भी इकाई पर अनुसंधानकर्ता निशान लगाता चलता है और इस प्रकार इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रकार है ग्रिड प्रणाली। यह क्षेत्र या भौगोलिक आधार पर निदर्शन निर्माण की प्रणाली है। इसमें किसी विशाल भौगोलिक क्षेत्र का जहाँ से निदर्शन लेना है नक्शा तैयार कर लिया जाता है और इस नक्शे पर पारदर्शक ग्रिड प्लेट रख दी जाती है। इस प्लेट में वर्गाकार चौकोर खाने कटे हुए तथा उन पर नंबर लिखे हुए होते हैं।
ये पहले ही निश्चित कर लिया जाता है कि किन किन नंबरों वाली इकाइयों को अध्ययन का विषय बनाना है। इन नंबरों का निर्माण आकस्मिक ढंग से किया जाता है और ग्रिड को मानचित्र पर रखकर जितने कटे हुए भागों पर मानचित्र का क्षेत्र आता है उस पर निशान लगा दिया जाता है। उन्हें ही निदर्शन का क्षेत्र मानकर अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार देव निदर्शन क्या है? इकाइयों का किसी भी इकाई के चुने जाने का समान अवसर। और इसके डिफरेंट प्रकार हैं जो अभी हमने पढ़े, लॉटरी, कार्ड, रैंडम अंक, नियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली और ग्रिड प्रणाली, जिसमें सभी इकाइयों के चुने जाने के लगभग समान अवसर उपलब्ध हैं। तो चूंकि यह एक बहुत अच्छी विधि है जिसका प्रयोग हम अभी अपने रिसर्च में ज़रूर करते हैं, तो इसके कुछ लाभ हैं और इसकी हानियां हैं। तो हम कुछ हानि और कुछ लाभ की चर्चा भी यहाँ पर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो यह एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें निष्पक्षता पाई जाती है, सभी इकाइयों के चुने जाने का समान अवसर होता है और इसमें परिवर्तनशीलता का गुण भी पाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ कमियां भी हैं। एक तो सबसे पहले देव निदर्शन में हमें समग्र की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि हमें समग्र की जानकारी है तभी हम उसमें से इकाइयों का चयन कर सकते हैं। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट इसका नेगेटिव ये है कि देव निदर्शन में विकल्प की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। जब बहुत अधिक विविधताएं हों तो भी हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमने समझा कि निदर्शन क्या है? समग्र का छोटा प्रतिनिधि, और उसमें से किस प्रकार हम निदर्शन का चुनाव करते हैं। और निदर्शन के दो प्रकार, प्रायिकता निदर्शन एवं अप्रायिकता निदर्शन में से आज हमने देव निदर्शन को समझा। देव निदर्शन रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावनाएं लगभग समान होती हैं। तो आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।